Hi everyone, welcome to Major HSLC's बालनोई अकेडमी. Myself रेशमा, आई एम फिजिक्स फैकल्टी हियर. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के 30 क्वेश्चन का सेट, बट कुछ डिफरेंट है सेट में. इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट्स है, राइट. न्यूमेरिकल्स बहुत ट्रिपल या फिर कैन से बहुत ट्रिकी लेवल के तो यहाँ पर नहीं होते, बट समटाइम क्या होता है एक से ज्यादा कंसेप्ट उसमें लग रहे होते हैं. समटाइम दो कंसेप्ट, समटाइम तीन कंसेप्ट, इस तरह के न्यूमेरिकल्स लगते हैं. तो बेसिकली मैं इनको बोलूंगी कि ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में जनरली आते हैं, जो स्टूडेंट्स को एग्जाम में थोड़ा सा स्टक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हम स्टक होंगे नहीं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिक्स का न्यूमेरिकल का टेस्ट पेपर, यानी द क्वेश्चन जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं. तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर अ 1 सेकेंड. दैट्स मीन यहाँ पर करंट के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है. इवन आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गिवन है, हो सकता है ना भी गिवन हो, तब भी आपको याद रखना है. भाई करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट. अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही चार्ज होगा. तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन टी. हमें n निकालना है, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दिस इज I इंटू टी अपॉन द चार्ज, दिस इज E, राइट. अब यहां पर आ गया I, दैट स्टैंड फॉर करंट विच इज 1 एम्पियर. 1 कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए जा रहा है. चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. देखिए कैलकुलेशन आपकी अपनी हो सकती है क्योंकि मेन रोल कैलकुलेशन का होता है, तो कैलकुलेशन आप लोग अपनी कीजिएगा. मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताने वाली हूँ क्योंकि जो मुझे जनरली याद है आप लोगों को भी याद होगा क्योंकि इट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो यहाँ पर अगर हम देंगे दिस इज 10 टू दी पावर 19 हो गया. अब डिवाइड कर लेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1.6. तो जर्नली जो आंसर आता है वो कितना आता है? इट्स अ वेरी कॉमन आंसर 6.25. बेसिकली 6.25 नहीं आता, 0.625 आता है, बट 0.625 वाला कोई ऑप्शन नहीं है 19 पावर में. तो हम इसको 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 कर देंगे. ये हमारे बी ऑप्शन में है, राइट. और अगर हम इस वाले ऑप्शन की बात करें तो देखिए रॉन्ग हो जाता है. रॉन्ग इसलिए हो जाता है क्योंकि 0.625 होता है. खैर डिवाइड करके आप लोग देख लेंगे, दिस इज 1 अपॉन 1.6. तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है भाई, आई थिंक इट इज डन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हेन अ 40 वॉट बैटरी इज कनेक्टेड across an unknown resistor, there is a current of 100 milliampere in a circuit. Find the value of resistance in a resistor. Okay. आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपने पहले वो इन्फॉर्मेशन ले ली. दिस इज 40 वॉट एज वेल एज करंट आपको गिवन है, दिस इज 100, दिस इज मिली एम्पियर, राइट. मिली एम्पियर है. निकालना है रेजिस्टेंस. कौन सा रिलेशन होता है? V इज इक्वल टू आई आर. तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज V अपॉन I. अभी V तो हमारा 40 है, बट हमें ना रेजिस्टेंस ओम में निकालना है. कैसे पता चला हमें रेजिस्टेंस ओम में निकालना है? क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे ओम में है. मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमारी यूनिट यानी जो आंसर है वो ओम में है. अब ओम क्या होती है रेजिस्टेंस की? दैट इज द एसआई यूनिट. तो जब एसआई यूनिट है तो आपको ये तो वोल्ट में लेना है, बट ये एम्पियर में लेना है. अब मिली एम्पियर से एम्पियर में करने के लिए पता होगा 10 टू दी पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिली वर्ड हट जाएगा, ओनली एम्पियर रहेगा. यहाँ पर लगा देंगे, दिस इज 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, ये 0 एंड दिस इज कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. 10 टू दी पावर 3 को ऊपर ले जाते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.4, राइट. अब 0.4 वाला तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज 400 ओम. 400 ओम. दैट्स मीन इसका जो आंसर है दिस इज 400 ओम विच इज नॉट इन एन ऑप्शन. दैट्स मीन यहाँ वाले ऑप्शन में ये रहा होगा 400 ओम. ठीक है भाई, डन हो गई बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3. और क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट. एक बैटरी है जो 6 वोल्ट की है और कनेक्टेड इन अ सीरीज ऑफ रेसिस्टर 0.1, 0.1, 0.25. एक्चुअली रेसिस्टेंस ना सिंगल, और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसको हम रेसिस्टर्स कहते हैं. तो 1, 2, 3, 4 और 5. कितने रेसिस्टेंस है? 5. और 5 के 5 किस में है? सीरीज में है. ठीक है. तो हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द
0.3 मतलब 0.3 वाला ओम रेसिस्टर क्वाइट टफ। व्हाई? बिकॉज 0.3 ओम रेसिस्टर्स तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके अब हो सकता है कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बोलूं और आपके पास सीरीज ना हो तो आप कैसे निकालोगे? देखिए, सबसे पहली चीज, आपको यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन है। व्हाई? क्योंकि आपके पास जो कॉम्बिनेशन होता है ना सीरीज वाला, उसमें करंट सेम रहता है ना। तो आप अपर वाले कॉम्बिनेशन में करंट निकालेंगे और वही आपका आंसर हो जाना है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप रेसिस्टेंस का टोटल निकालेंगे। रेसिस्टेंस का टोटल करने के लिए सारे रेसिस्टेंस को ऐड कर लेंगे। दिस इज 0.15, दिस इज 0.2, दिस इज 0.25 एंड दिस इज 6, 0.25 और ये रहा 6। इसको ऐड कर लीजिए, हमारा रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा? दिस इज, भाई देखो कैलकुलेशन वापस मैं बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज अपनी यूज कीजिएगा, क्योंकि समटाइम हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सबका अपना अपना वे होता है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगी। 5, 0.1, 0.3, 0.25, दैट इज 5 and 7 और ओवरऑल ये हमारा आ जाएगा 6.7 ओम अप्रॉक्स, राइट? देखिए, आप लोग करके देख लीजिएगा, ये 6.7 ओम आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक 7.7, राइट? मतलब करना ही पड़ेगा मुझे भी, है ना, तो कर ही लेते हैं, क्यों टाइम। ओके, ये रहा कैलकुलेशन, वो भी ये वाली कैलकुलेशन। Quite 10, 0, carry 1, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and this is 6, मतलब सही था 6.7। ओके, नाउ अब आपको फॉर्मूला लगाना है वापस से, V is equal to IR और आपको I निकालना है क्योंकि आपके पास 6 वोल्ट बैटरी है एंड दिस इज 6.7। तो ये जो भी आंसर आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज 6/6.7। देखो आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बट जनरली अभी हमारे पास ना ऑप्शन है, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम पूरी कैलकुलेशन ना करके हम लोग ऑप्शन से रिलेट कर लेते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मतलब मेरा जो आंसर आ रहा है समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट में यहाँ पर एक ए ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब 6, 7, यहाँ पर 8 है तो मैं एक बार 8 से चेक कर लेती हूँ, बाकी आप लोग देखना। 15, 52, 53, दैट्स मीन यस, ए शुड बी द करेक्ट आंसर। 0.8 तो आ ही रहा है, आगे नहीं भी आए तो चलेगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो बात समझ में आ गई। यहाँ पर याद रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता तो हमें ये जो रेसिस्टेंस है 1 करके निकालने होते, और पैरेलल रेसिस्टेंस में वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, पैरेलल में क्या सेम रहता है आपका? वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, तो अभी ये डन हो गया। चलिए मैंने इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेसिकली इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज -1.38, तो मतलब ये मैग्निफिकेशन हमें गिवन है माइनस में है 1.38। ओके, अगर आपसे पूछा जाए मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या होती है? मैग्निफिकेशन होती है किसी भी इमेज की मैग्निफिकेशन, यानी डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इमेज, है ना। अब कोई भी इमेज वो कितने डिस्टेंस पर थी, इमेज कितने डिस्टेंस पर है उसका रेशियो, या इमेज का साइज और उसके एक्चुअल साइज का। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि ये जो इमेज है ये रियल है और इन्वर्टेड है। पहली चीज डन हो गई, क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैंने देखा माइनस साइन है, रियल और इन्वर्टेड, मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया। डन है भाई, डन है। अब मैं माइनस साइन को इग्नोर कर दूंगी। अब मैं देखूंगी अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, अगर ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो इनलार्ज है, तो दैट्स वाई ये वाला मेरे पास ऑप्शन करेक्ट है, मैं बी को भी एलिमिनेट कर दूंगी। माय करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये तो हो गई ट्रिक जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट ठीक है आपको ट्रिक यूज नहीं करनी तो मत करो, दैट्स कंप्लीट योर चॉइस। आप फॉर्मूला वाइज कर लीजिए। फॉर्मूला वाइज आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला वाइज आप जाएंगे तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U HI/HO। ठीक है, मिरर में ये माइनस होता है और लेंस में यहाँ पर प्लस साइन होता है। इट इज डन। चलो नाउ नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कहता है टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन -2 विद अ कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस। अब यहाँ इट इज मेंशन कि ये मिरर है ना,
तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो हमें मैग्निफिकेशन दी, दिस इज -2 राइट, और दिस इज माइनस का v अपॉन यू, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इमेज v/2 इमेज के डिस्टेंस के हाफ पर है। ओके, अगर ये भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, एक और रिलेशन है, दिस इज hi अपॉन ho, मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इमेज की 2 है। चलो भाई, हमारे पास ये भी डन हो गया। अब देखो हाइट जो है वो कम बन रही है, ठीक। अब हाइट जब कम बनती है, मतलब जो इमेज है, सॉरी इमेज बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट का हाफ है, राइट। अगर ऐसे नहीं कंसीडर करना तो ऐसे देख लीजिए, जो इमेज है वो ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट की ट्वाइस है। तो हम आते हैं कॉनकेव मिरर में, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनेटिव में होता है तो इमेज पॉइंट साइज होती है, जब बिहाइंड सी होता है तो इमेज जो है वो C एंड F के बीच में होती है, और जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। जब C पर होती है तो सेम साइज होता है, एट C पर होता है और सेम साइज होता है, बट जब बिटवीन C एंड F होती है तो C से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइज ग्रेटर हो रहा है। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप लोग ये बोल सकते हो कि फोकस पर क्यों नहीं ले गए, है ना। फोकस पर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अगर फोकस पर लेकर जाते हैं जो इमेज है वो इन्फिनाइट पर बनती है, वी डोंट नो द उसकी पोजीशन हमें नहीं पता, बट यहाँ पे पोजीशन हमें डिफाइन हो रही है ना। तो ये द करेक्ट ऑप्शन इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन हुआ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लुक एट दिस, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, an object is placed in a front of concave mirror if the magnification produced is found to be m+2, where is the object located? It is easy, हो गया ना, थोड़ा सा easy। चलो कैसे, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो +2 है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि ये जो मैग्निफिकेशन है ये +2 है, मतलब जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है, और साथ में क्या बन रही है, इरेक्ट। कैसे पता चला? प्लस साइन है और 1 से ग्रेटर है ना, 1 से ग्रेटर है मैग्निफिकेशन। इसका ये मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो उसका साइज बहुत बड़ा है। ओके, अब यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, मतलब अब वापस से मैं उसी फॉर्मूले में जाऊंगी जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल hi अपॉन ho, एंड दिस इज गिवन u2, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट हाइट है वो मैं इसको 2 को इधर ले जाती हूँ, मैं hi निकालती हूँ। hi जो है वो ट्वाइस ऑफ ho है, यानी हाइट जो है वो आपके ऑब्जेक्ट की हाइट से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा का मतलब ट्वाइस ज्यादा हो गई, है ना। सही बनाया ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही बनाया। अब मुझे इसमें पोजीशन देखनी है, तो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट द पोजीशन, यहाँ पर +2 है, वर्चुअल है, तो मुझे इतना सब कुछ करने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जो कनकेव मिरर है वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में वर्चुअल इमेज बनाता है। कब? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है, एक ही पोजीशन है, जब इन दोनों के बीच में होगा तभी वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनाएगा। तो लुक एट द ऑप्शन, कहीं ऐसा कुछ दिया है? बिल्कुल दिया है, ये रहा हमारा सी ऑप्शन, बिटवीन पोल एंड फोकस। डन हो गई भाई बात, डन। चलें आगे बढ़ते हैं। अ पैसेंजर ऑफ अ ट्रेन लेंथ 60 मीटर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके भाई, अनदर फ्रेंड ट्रेन है, एक और ट्रेन हो गई जिसकी लेंथ है 120 मीटर, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, रेशियो ऑफ अ टाइम टेकन बाय अ पैसेंजर ट्रेन टू कंप्लीटली क्रॉस। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका ये मतलब हुआ, सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ना, टोटल डिस्टेंस। तो जब भी हम टोटल डिस्टेंस लेते हैं तो जो भी हमारी ट्रेन की लेंथ होती है हम उन दोनों लेंथ्स को प्लस कर देते हैं। 60 मीटर एंड 120 मीटर, तो दिस इज 60 एंड 120 कितना आ गया? 180 मीटर आ गया। डन है, बिल्कुल ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। एक की जो स्पीड है, सपोज दिस इज v पैसेंजर, अनदर ट्रेन, इसकी है 80 एंड इट स्पीड इज 30, दिस इज 30। ओके, अब यहाँ पर 2 केसेस हैं, दोनों का रेशियो निकालना है ना हमें। हाँ जी, रेशियो निकालना है।
तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब भी हम दो के बारे में बात करते हैं तो हम उसके वेलोसिटी के लिए स्पेसिफिक टर्म क्या यूज करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी, मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए r लिख देती हूँ, व्हेन बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। तो जब भी सेम डायरेक्शन में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज 80 माइनस 30 दैट इज 50। याद करो अभी से पहले जो हमने कल वाली क्लास में क्वेश्चन था ना जियो स्टेशनरी का, वहां पर भी बताया था कि जियो स्टेशनरी इज स्टेशनरी ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड 0 हो गई थी। एंड जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये जो रिलेटिव स्पीड आएगी ये 80 में 30 प्लस हो जाएगा, 120 आ गया, राइट। अब दोनों के लिए टाइम निकाल लेते हैं और फिर दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो इस तरह से लेंगे कि फर्स्ट सेम डायरेक्शन वाला लेंगे यानी ये, और फिर नीचे में अपोजिट डायरेक्शन वाला लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब सेम डायरेक्शन में है दैट्स मीन दिस, तो आपका डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, दिस इज 180 अपॉन हो जाएगा 50, और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज द स्पीड, डिस्टेंस सेम रहेगा अपॉन 120। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखिए वापस से मैं सेम लाइन रिपीट कर रही हूँ, वही कैलकुलेशन अपनी, मैं यहाँ पे फॉर्मूला रूल बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग सबका अपना अलग अलग स्टाइल होता है, शॉर्टकट यूज करते हैं कैलकुलेशन में। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से, दिस इज 12/5। 12/5 इट्स नॉट इन एन ऑप्शन, सीरियसली 12 ही आ रहा है ना, sorry it is 110, 11/5, yes, and 11/5 is in our option D, 11, yes, 11/5 upon T. Look at the option, look at the question, थोड़ा सा मैश हुआ है, बट आई थिंक फॉर्मूला थोड़ा सा क्लियर जा रहा है ना, फॉर्मूले से ही लेना देना है। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग है, ठीक है, जिसकी स्पीड है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से चल रही थी, मतलब ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है ना, और ब्रेक अप्लाई करे रुक गई, मतलब v0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 40 मीटर। ओके भाई, ये हो गई फर्स्ट। सेकंड में कहता है एक अनदर ऑटोमोबाइल है जिसकी जो इनिशियल स्पीड है, ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, ये 80 है, और ऑफ कोर्स वो भी रुक गई है, स्टॉपिंग डिस्टेंस v0, बट उसका जो डिस्टेंस है 1 और ये 2, एंड दिस इज हमें निकालना है, उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। एज्यूमिंग नो स्काइडिंग, ठीक है, नो स्काइडिंग, लाइक एक्सेलरेशन भी यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल लेंगे। चलो अब यहाँ पर हमें ये तो पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन से काम हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में थोड़ा सा शॉर्टकट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेजर यूज करते हैं इधर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप लोग का डन हो चुका है। लेट्स डू इट हियर। ओके, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमारे पास v है, u है और डिस्टेंस है, वी डोंट हैव t, है ना, तो हमारे पास हम लगाएंगे हमारी थर्ड इक्वेशन। कौन सी थी हमारी थर्ड इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, वाई, क्योंकि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ब्रेक अप्लाई हो रहा है, ठीक, ये हो गया 0, दिस इज u² एंड दिस इज 2as। अब मैं इसको s को d ले लेती हूँ, मुझे डिस्टेंस चाहिए, इसको d1 ले लेती हूँ, तो d1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज u1² अपॉन 2a, ये मेरा हो गया फर्स्ट, राइट। अब मुझे d1 d2 करके निकालना है, मतलब मैंने s1 यहाँ लिया, यहाँ पर d1 ले लिया, आप लोग समझ जाएगा, दिस इज d1, दिस इज d2, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, दिस इज d1 इज इक्वल u² अपॉन 2a, कौन सा u, u1 वाला u, अपॉन दिस इज दिस इज d2, लाइन अपने आप कर्व हो गई, दिस इज u2² अपॉन 2a, भाई 2a से 2a कैंसिल हो गया, d1 आपको गिवन है कितना, दिस इज कहाँ गया, दिस इज 40 मीटर, तो 40 अपॉन d2 इज इक्वल, फर्स्ट थी 40 इंटू 40 और सेकेंड वाली की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 80 इंटू 80। अगेन फिर सेम लाइन बोलूंगी कि भाई कैलकुलेशन अपनी अपनी देख लीजिए, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 0 से 0, 4 2 जा 8, ये दोनों इधर चले गए, तो d2 आपका आ गया 60, है ना, 160, राइट, ये 160 मीटर। क्या 160 मीटर इज इन एन ऑप्शन, बिल्कुल है, दिस इज इन ऑप्शन सी। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो सिंपल आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैंने ये इक्वेशन ली है और उसके बाद ये दोनों का
रेशियो निकाल दिया। जरूरी नहीं है आप इस पे निकाल कर अलग अलग भी निकाल सकते थे, बट जनरली मैंने देखा है जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन हो ना, हम सब्स्टिट्यूट करने की बजाय अगर रेशियो ले लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा इजी और जल्दी निकल जाता है। तो खैर आप लोग देख लेना। वैसे थोड़ा सा कंपटीशन एग्जाम्स में ना टाइम का भी लेना देना होता है, तो मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि हम कुछ ऐसे ट्रिक लगाएं जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। बाकी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये ऑटोमोबाइल वाला फर्स्ट हमने कर लिया। नाउ वी आर ऑन अ 10th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कहता है। 10th क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस 20 मीटर इफ अ कार गोइंग ट्वाइस एज फास्ट। ठीक, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस द सेम लाइक अबव, जो भी जस्ट इससे ऊपर वाला क्वेश्चन करा है, तो मैं वहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला कॉपी कर लेती हूँ। क्या था फॉर्मूला? दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, s को मैंने ना d ले लिया था, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा, दिस टर्म इज 0 व्हेन यू अप्लाई अ ब्रेक, तो ये u स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ पर मैंने वापस से सेम लिया, दिस इज d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर। व्हाट इज द u1? दिस इज 60 मल्टीप्लाई 60, 2a से 2a कैंसिल हो गया, upon the second one speed is 120 into 120 but it distance is 20 है ना, ये 20 है। अब तो सॉल्व भी करना है। this 0 0 0 0 6 2 6 2 and this is 4 और ये आपका आ गया 80। thus 80 मीटर इज इन एन ऑप्शन। वी सेड बिल्कुल है, ये रहा हमारा 80 मीटर इज इन एन ऑप्शन। ठीक है, डन हो गई बात। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रॉम अ बिल्डिंग, ठीक है, सपोज ये रही हमारी बिल्डिंग, ठीक, टू बॉल्स हैं ए एंड बी सच एज ए इज थ्रोन इन अपवर्ड, ए को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, एंड बी इज डाउनवर्ड बोथ वर्टिकली, मतलब ऐसे, ये रहा बी। ठीक, ओके, इफ वी बी द वेलोसिटी टू, ओके, अभी ना यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर मेंशन नहीं करा है, बट इसको कंसीडर कर लेते हैं, थ्रोइंग विद द सेम वेलोसिटी, राइट। बिना वेलोसिटी के आप कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th क्लास में स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन है कि अगर सेम हाइट से किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, वन इन अपवर्ड एंड वन इन डाउनवर्ड, राइट, डाउनवर्ड मतलब वर्टिकल टर्म में, तो बोथ विल रिच द ग्राउंड विद द सेम फाइनल वेलोसिटी, मतलब VA और VB इक्वल होंगे। क्या हमारे पास ऑप्शन है? वी सेट बिल्कुल है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वो तो ऊपर जा रही है फिर नीचे आएगी, तो आप लोग इसको सॉल्व करके भी देख लेना। मैं इन छोटे से फटाफट ट्रिक बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। जब हम ए के बारे में बात करेंगे, ए ऊपर गया और फिर यहीं से आया, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, फिर इसकी भी जर्नी यहीं से हुई, बी की भी जर्नी यहीं से हुई, तो दोनों की सिमिलर हो गई। ऐसे भी नहीं करना तो एक और तरीका है, वो इक्वेशन मोशन से सॉल्व करते थे ना, तो ए का अलग निकाल लीजिए, बी का अलग निकालिए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, दोनों इक्वेशन आपकी सेम आएगी। ठीक है, चलिए अब आपका वे है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर मैंने साथ में दे दिया, दिस इज बी। लेट्स कम टू द 11th क्वेश्चन। इफ अ बॉडी लूज half of its velocity on a penetrating 3 centimeter in a wooden block, okay, then how much will it penetrate more before coming to rest? अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस की जरूरत होगी, एंड आई एम नॉट यूजिंग द अनदर स्लाइड बिकॉज हमने क्वेश्चन भी साथ में देखना है। चलो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफ स्केच लिया कि ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, यहां से मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u की साथ यहां पर अंदर गई, और जैसे ही 3 मीटर का डिस्टेंस, 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये वेलोसिटी हाफ हो गई। कितना और ट्रेवल करे कि वो स्टॉप हो जाए? मैंने इसको x ले लिया, डन है। चलो अब यहां पर हमारे पास दो केसेस आ गए, एक केस जो इतनी जर्नी का है, एक केस जो इतनी जर्नी का है, राइट। अभी मैं फर्स्ट वाले केस की बात कर रही हूँ और यहाँ पर हम लोग सेकंड वाले केस की इक्वेशन लेंगे। In a first case, initial velocity is u, final velocity is u by 2, and s is 3. Acceleration constant लेकर चल लेते हैं, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? We don't have t, that's why हम फर्स्ट और सेकंड नहीं ले सकते, थर्ड पर जाएंगे। This is v square is equal to u square minus 2s, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल स्पीड कम हो रही है तो डी एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहे हैं हम इसको, तो v वाला टर्म हो गया, दिस इज u square by 4, u square by 4 is equal u square minus 2a into 3. Okay,
2a 3 को मैं इधर ले आऊंगी, यहाँ पर हो गया दिस इज 2a इंटू 3 इज इक्वल u स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर बाय 4 विच इज 4 माइनस 3 दिस इज मतलब 4 माइनस 1 दिस इज 3u स्क्वायर अपॉन 4। ये वाला रिलेशन मेरा आ गया फर्स्ट। ओके भाई, क्लियर दिख रहा है अभी तो? बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड वाले केस में। सेकंड वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी तो u है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और जो डिस्टेंस है वो है 3 प्लस एक्स। वापस से इक्वेशन सेम अप्लाई करेंगे, v0 दिस इज u स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2a एंड दिस इज 3 प्लस एक्स। ठीक है भाई, इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई करी। अब मेरे लाइन वही जो मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, अब आपकी अपनी कैलकुलेशन है, एक्स निकालना है। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड करो, है ना, एलिमिनेटिंग मेथड करो, रेशियो से करो, आपने बहुत सारे मेथड सीखे हुए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग मेथड मुझे ज्यादा इजी लग रहा है इक्वेशन देखकर। मैं रेशियो में चली जाती हूँ, उससे मुझे और ज्यादा इजी लगेगा। दिस इज यू स्क्वायर अपॉन 2a और 3 प्लस एक्स। ठीक है, इक्वेशन बन चुकी है, आप अपने लेवल पे सॉल्व करेंगे। मैं इसको यहाँ पर रख रही हूँ इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर चला गया और यहाँ पर आ जाएगा दिस इज 2a इंटू 3। 2a से 2a कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स और x इज इक्वल आ गया 1 सेंटीमीटर। लुक एट द क्वेश्चन। ओके, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर, डज 1 सेंटीमीटर इज इन अवर ऑप्शन? बिल्कुल है, बैठा हुआ है हमारे ए ऑप्शन में और भाई ये रहा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, डन वाली बात। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन तक डन हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 12th क्वेश्चन पर आ चुके। 12th क्वेश्चन क्या कहते हैं? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉल ऑफ मास 5 kg प्लेस एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब अबव द ग्राउंड मतलब बहुत ईजी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना क्या होता है? mgh। तो यहाँ पर लगाया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल mgh। दिस इज m एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे 9.8 भी ले सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। होगा क्या, थोड़ा सा ऑप्शन ही तो इधर उधर जाएगा। इधर उधर का मतलब क्या होता है, जब आप 9.8 लेते हैं थोड़ी सी पॉइंट एरर्स आ जाती है। तो पॉइंट एरर ना यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग कंसीडर कर सकते हो, बट यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, मतलब मुझे जो वैल्यू लेनी पड़ेगी 9.8 लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको ना 9.8 ले लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिख गया ऑप्शन से। तो 15 इंटू 9.8, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। दिस इज 15, 9 है ना, 5 और दिस इज, देखो चलो मैं बार बार एक ही लाइन बोलूंगी, आप लोग भी बोर हो जाओगे, आप बोलोगे एक ही बात बार बार बोले जा रही है। बट जनरली अगर मैं यहाँ पर देखो, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से करके देख रही हूँ। दिस इज 40 समथिंग आएगा, तो ये 14 इज इन अवर ऑप्शन और ये रहा हमारा आंसर। क्योंकि 14 समथिंग आ रहा है ना, 15 जा, तो मैंने वहीं से थोड़ा सा रिलेट किया। ओके, बाकी आप देख लेना, ये इतना आंसर हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट। मैं इसको हटा दूं, यहाँ पर कैलकुलेशन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जा रही है, कंफ्यूज कर रही है, आप लोग अपना सॉल्व करना। नेक्स्ट पर आते हैं। अ बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड टेबल विदाउट स्लिपिंग। ओके, बिना स्लिप हुए हुए फ्रिक्शनलेस पोर्ट पर मूव कर रही है, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, द वर्क डन बाय अ टेबल सरफेस ऑन द बॉल इज, देखो टेबल सरफेस पर बॉल में वर्क, यहाँ पर मूवमेंट हो रही, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप कॉस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं तो जो थीटा आएगा, एंगल आएगा, वो इंक्लाइन प्लेन पर आ रहा है। मतलब अगर हम ऐसे करके ले रहे हैं, ये हमारा कोई बॉडी हो गई, तो इस पर जो हम एंगल लेते हैं दैट इज ऑलवेज बी 90 डिग्री और cos 90 0 होता है। तो जो वर्क डन आएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज क्वाइट इजी। भाई कॉस में मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? कॉस में मैक्सिमम वैल्यू होती है 0 डिग्री पर। cos 0 is 1, that's mean the angle between the force and the displacement is 0। समझ में आई बेटा बात थोड़ा सा ध्यान से बनना है। वर्क नहीं, वर्क डन का फॉर्मूला लेकर चलना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला यही है आपका, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। कल के पेपर में क्वेश्चन भी था ना वर्क और वर्क डन में, तो जो वर्क होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, दैट इज ओनली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज अ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग है 1000 वॉट, मतलब पावर जो है वो आपको 1000 वॉट दे दी। ये यूज हो रहा है 5 आवर अ डे, एक दिन में 5 आवर, 20 डेज तक चल रहा है।
तो कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, यही जनरली क्वेश्चन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर कंजप्शन। तो पावर कंजप्शन का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, ठीक है भाई। अब पावर जो है वो वॉट में दी हुई है, पावर बहुत, वॉट इस बहुत छोटी यूनिट है, तो जब भी आप इसको यूज करेंगे आप क्या करेंगे कि जो वॉट है उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब सिंपल इसके अपॉन में 1000 लगा लेंगे, कट मत करना भी, अभी आगे देख लेंगे। दिस इज 5 आवर ही रहने देंगे, क्योंकि अगर किलोवाट ले रहे हैं तो ये आवर पे रहेगा। वैसे ही मुझे ऑप्शन भी दिया किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर को यूनिट भी बोलते हैं 5, बट कितने डेज के लिए चाहिए, 20 डेज के लिए, तो एक दिन का है तो इंटू 2 20 कर देंगे, 1000 से 1000 और ये आपका आ गया 100 किलोवाट आवर। तो 100 किलोवाट आवर में आपका ये हो गया। बेसिकली इस किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, तभी हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होते हैं वो यूनिट के फॉर्म में आते हैं, है ना। इतनी यूनिट्स, अब यूनिट्स की कॉस्ट भी निकालते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल में होता है, फिर 1 यूनिट कॉस्ट कितनी होती है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप। यही थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, हमें स्पेस भी मिल जाएगा। नाउ हम लोग आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कहता है, अ बॉडी projected vertically from the earth reach a height equal to the earth radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitation force is greatest. Okay, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी, मतलब इजी का मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और आपकी एनसीईआरटी पे ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है। ये कहता है कि आपने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्टेड वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करा है और उसने ये जो हाइट अटेंड करी है ये अर्थ की रेडियस के इक्वल है ना, एंड देन उसके बाद ये नीचे आया, ये उसके बाद ये नीचे आया, तो पावर एक्सर्टेड क्या होगी। देखो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपने और कहाँ करे हुए, ये क्वेश्चन आपने करे वो ट्रेन वाले में, है ना, कि आपकी ट्रेन चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और आपका जो क्या बोलते हैं कॉइन है या बॉल है आपने उछाली, वो आपसे आगे आकर गिर रहा है, आपसे पीछे आकर गिर रहा है, कहाँ से बिलोंग करता था, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से बिलोंग करता था। सेम वहीं से लेंगे, ये जस्ट हमारे से बिफोर आकर गिरेगी, ठीक है, कहाँ आकर गिरेगी, जस्ट बिफोर आकर गिरेगी, ओके, क्योंकि ग्रेविटेशन की ही वजह से मोशन हो रहा है, इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। डन हो गया, चलो अब आगे आते हैं। जब दो स्पेयर जिनका इक्वल मास हो अंडरगो ओ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, विद वन ऑफ देम एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन दे विल मूव। देखो क्या होता है, एक बॉल रुकी हुई थी, दूसरी बॉल ऐसे आई ऐसे करके, है ना, और प्रॉपर मेंशन कर रहा है कि इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इनइलास्टिक कोलिजन है तो मतलब क्या होगा कि दोनों ही मूव करने लग जाएंगी, है ना, दोनों ही मूव करेंगे। इलास्टिक वाले में क्या होता है, जो आ रही थी वो तो रुक जाएगी और ये वाली मोशन करने लग जाएगी, बट इट इज मेंशन इन आवर क्वेश्चन ये इनइलास्टिक है, तो टुगेदर दोनों मूव करेंगी। वी विल गो विद अवर सी ऑप्शन, ठीक है, डन हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात, बढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। लिखते चलते हैं, देखो कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ जो हो गई नेगेटिव होती है ना, दिस माइनस 50 सेंटीमीटर, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सो दैट इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रही है, तो आपको क्या बताना है, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब आपको यू निकालना है, राइट। डन हो गया क्वेश्चन। चलिए अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू इज इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, दिस इज माइनस वी बाई यू, दिस इज 2HO अपॉन HO, हाइट ये से कैंसिल, तो बेसिकली V इज इक्वल आ गया माइनस का 2U। डन है, ओके। अब मैंने यहाँ पर लगा दिया मिरर फॉर्मूला, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 upon V plus 1 upon U. This is 1 upon minus 50 is equal 1 upon minus का 2U plus का 1 upon U. This is 2U and this is what? Minus 1 plus 2, that is 1 by 2U. और ये हमारा आ गया, this is 25, right? 25 is not in an option. Where should the object place so the image is twice the size. Oh it is mentioned, sorry ये वाला टर्म नहीं हमने देखा था, it is inverted। अगर inverted mention है तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो छोटी सी मिस्टेक, वो वाला इन्वर्टेड वाला वर्ड नहीं पढ़ा, पूरा आंसर रॉन्ग आ रहा था, माइनस हट के ये प्लस हो जाएगा, इट इज 3
दैट्स मीन योर आंसर इज, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, दिस इज 3 into 50/2, एम आई राइट? यस। और ये माइनस में है, दिस इज 25 एंड द आंसर इज 75। और नेगेटिव में देखिए, जब भी आप u निकाल रहे हैं, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, इट इज ऑलवेज प्लेस द फ्रंट ऑफ मिरर, फ्रंट ऑफ लेंस, इट इज ऑलवेज टेकन इन अ नेगेटिव साइन, राइट? अभी नेगेटिव साइन अभी मेरा आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं मुझे लग गया कि हाँ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ठीक रही है। नाउ लुक एट हियर, क्या यहाँ पे 75 इज एन ऑप्शन? बिल्कुल है, ये रहा C, 75 इज एन ऑप्शन। डन हुआ। देखो छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने ये सिर्फ ऑब्जेक्ट तक पढ़ा था, मैंने इन्वर्टेड वर्ड नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई मेरा आंसर रॉन्ग हुआ। यानी ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, बी केयरफुल, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी बिकॉज आई नीड अ स्पेस। आप लोगों ने नोट डाउन कर भी लिया होगा, तो आई जस्ट इरेज दिस क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर, राइट? दिस इज the height of object is 2 centimeter, is placed at a distance of 16 centimeter in a concave mirror which produces 3 centimeter height inverted image. That means this HI is -3, right? How I know कि minus है? It is clearly mentioned it is inverted, right? तो what is the focal length of the mirror, right? Okay. अब आप फोकल लेंथ आराम से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन पहले मैं मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले को यूज करूंगी। माइनस का V/U, दिस इज HI/HO, राइट? अच्छा, यहां मैं नेगेटिव साइन नहीं लूंगी, रीजन भी है, दिस इज 16 एंड दिस इज 2/3, नेगेटिव कैंसल आउट, और ये हो गया 2, 16 एंड 3, दिस इज V, ओके। और u गिवन है, v की वैल्यू निकल चुकी है, वी विल कैलकुलेट इट। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u एंड इट इज अ कनकेव मिरर, दैट्स मीन मेरी फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, नहीं आ रही, डेफिनेटली मेरी मिस्टेक होगी कहीं ना कहीं। ओके, कहाँ पर है हम लोग? यहाँ पर हैं। दिस इज -332 प्लस का 1/16, दिस इज 632 माइनस का 3, 2 माइनस का 1/, ये तो वापस से चेंज आ रहा है। 16 और 32 करेक्ट है या नहीं है, वी विल क्रॉस चेक इट, क्योंकि कहीं मिस्टेक हुई है। वैल्यूज लेंस तो नहीं है ना? नो, इट इज एन मिरर। आई एम जस्ट चेकिंग, आप ही चेक कीजिए, कहीं कैलकुलेशन करेक्शन करना पड़ेगा, देयर इज एन मिस्टेक, और मिस्टेक कहाँ पर हुई है वो देखना है। 25 or this 25, 16, 25. There is a mistake, and where is the mistake? We applying the formula here. This is HI/HO. This is V/U. V/U. There is a mistake upon V/U. This is 3. OMG. This is 3/2. Yes. जो इमेज है, सॉरी, जो इमेज है वो 3 थी, यहाँ पर रेसिप्रोकल करने से मिस्टेक हो गई। लुक एट दिस, यहाँ पर मिस्टेक है, दिस इज 2/3, इट इज नॉट 2/3, इट इज 3/2। ओ गॉड, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करती हूँ, मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट लिख लेती हूँ कि जो हमारा V आ रहा है वो 25 आ गया, इट्स 25। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली आप लोग प्लीज अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ये 1/25 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/16। नाउ वी अप्लाइंग इट्स अ वैल्यू, दिस इज नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना? दिस इज, मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर रही हूँ डायरेक्ट, आप लोग को यहाँ पे फॉर्मूला विजिबल हो रहा है साइड में। दिस इज 1/25 माइनस 1/16, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन जाएगी इसकी, 25, 16, 90, 40 कर लेंगे इसको। मतलब आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन रूल करना है, जो भी आपको ठीक लगेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट यूज करूंगी, इसमें 80 में जाएगा, दैट इज 25 एंड 16। फिर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके यहाँ पर भी जाऊंगी। ओके, मेरा आंसर आ चुका है 9.6। वैसे आपको एक बात बताऊं, आपको ना यहाँ पे अगर सॉल्व करने में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रहा था, वैसे देखो कितनी बड़ी गलती हुई यहाँ पर, HI की जगह पर हमारा 3 लिखना था
ऑब्जेक्ट की हाइट जगह 2 और मैंने यहाँ पे उल्टा लिख लिया था, इसलिए मिस्टेक हुई थी। खैर वो करेक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी देखिए मेरे पास 9.6 यहाँ पे ट्वाइस दिख रहा है। दैट्स मीन कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी मेरे इसी आंसर से, मैंने यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेट उसी अकॉर्डिंग करा अपने ऑप्शन को। नाउ आई हैव टू चूज वन। तो मुझे ये पता है कि मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, वो भी किसकी, हमारे कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इधर की साइड होती है। जितनी भी राइट हैंड साइड डिस्टेंस होते हैं पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड टेकन नेगेटिव, मतलब आई विल गो विद दिस 9.6, राइट। मतलब बिना सॉल्व करे भी मैं इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करती है यहाँ से निकाल सकती थी। कितना ज्यादा मैच हो गया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। मैं सबको इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रॉपर प्लेस मिले। और ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं किसी से भी, एज ए ह्यूमन बीइंग ऐसी मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, आप लोग के नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना है। और वैसे भी अगर ऐसी मिस्टेक होती भी है ना तो आपको पता भी चल जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन हो ही नहीं पाती है। जहां कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी हुई मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ 30 cm is placed in a front of object which is located in a 1 meter from it. Where is the image of object located? हमें निकालनी है इमेज लोकेशन, यानी v निकालना है, और हमें जो गिवन है वो u गिवन है, दिस इज 1 मीटर। अब ये मीटर में, वो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो मैं इसको 100 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, राइट। और जो फोकल लेंथ है लेंस की वो हमने ले ली, दिस इज 30 सेंटीमीटर। लुक एट द क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन में एक छोटा सा लूप होल है। लूप होल ये है कि वी डोंट नो कि ये लेंस कौन सा है ना। अब हमें नहीं पता क्यों हम यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं। हम ऐसा इसलिए देख रहे हैं कि अगर ये कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, कॉन्केव होता तो नेगेटिव फोकल लेंथ, राइट। बट हमें यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, सिर्फ लेंस, और लेंस के साथ में 30 सेंटीमीटर है, तो वी विल गो विद अ पॉजिटिव ओनली। तो हम इसको पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, नेगेटिव बन गया, इसको हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। दिस इज 1/30, दिस इज 1/v, दिस इज 1/ माइनस का 100 बिकम दिस। तो 1/30 माइनस का 1/100। वापस से कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, तो मैं इसको वापस से शॉर्टकट अप्लाई करूंगी, आप लोग अपना लेवल पे देख लीजिएगा। मैं इसको ना यहाँ पर 10 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो दिस 10/300, दिस इज 3/100, 100 इज नॉट 300, दिस इज 10 minus 3, 7/300, और 7/300 पर मैं आऊंगी, तो दिस इज 7/300, तो 307, दैट इज 42.85 समथिंग। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7/300 रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस इज 300/7, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 7 4 28 समथिंग, इतना तो कर ही लेंगे आप। दिस इज 4.8, करेक्ट साइन है ये, रॉन्ग साइन नहीं है। ठीक, ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज 21st क्वेश्चन। लुक एट दिस 21st क्वेश्चन, क्या कहता है ये 21 क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल OA, दैट्स मीन दिस OA, एंड AB, दिस इज AB। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, शो इन अ फिगर। देखने में इजी, वो टिपिकल लग रहा है ना, बट इजी है। क्या इजी है इसमें? इजी है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है। तो अगर मैं OA और यहाँ पर AB लिखूं, तो ये हो जाएगा 1030, ये हो जाएगा 1060। बट एक चीज, बट कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ऑप्शन में साइन नहीं दिया हुआ है। जो 60 वाला एंगल है ये अपोजिट साइड में जा रहा है, इसलिए नेगेटिव में चला जाता है। तो दिस इज 1/3 √3/2 ना, 1/√3 कैंसिल, ऑप्शन आ गया 1/2। डज 1/2 इज इन एन ऑप्शन? बी सेट बिल्कुल है, हमारे ए ऑप्शन में बैठा हुआ है। दिस इज 1/2। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है, जल्दी से हो गया, हो गया। बस एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वेलोसिटी इन अ एक्सेलरेशन इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द स्लोप। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस चाहिए, चलो अभी नहीं चाहिए, अभी इसको थोड़ा सा यहीं पर यूज करते हैं। कहता है एक एथलीट फिनिश कर रहा है राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड। ओके भाई, डन है। एक राउंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन राउंड? वन राउंड स्टैंड फॉर एक सरकमफ्रेंस, यानी 2πr के लिए
40 सेकेंड ले रहा है. लुक एट दिस, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड. ओके, सबसे पहले इस 2 मीटर 20 सेकेंड को कन्वर्ट करिए. दिस इज 2 इंटू 60 प्लस 20, कितना आ गया 128. 128. ओके, अब बेटर है, आपके पास टाइम दिया हुआ है, 40 से इसको डिवाइड कर दें. जब आप 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 राउंड कंप्लीट हो रहा है. ओके, 8 आ गया. ओके, और 8 को भी अगर आप निकालना चाहें बिल्कुल निकाल सकते हैं. डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे और ये हाफ आ जाएगा. ओके, इसका मतलब 3 पूरे राउंड लेगा और 1 हाफ राउंड हो जाएगा. ठीक है, कैसे पता चला? मुझे टाइम से मैंने डिवाइड करके निकाल लिया. हाफ 0.2 मतलब हाफ. अब ये जो हमें निकालना है एथलीट फिनिश डिस्प्लेसमेंट, तो ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन, ये तो मुझे डायमीटर दिख रही है. डायमीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ आर. दिस इज ए ऑप्शन, है ना. इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है बट यस इट इज अ इजी क्वेश्चन है. अगर देखा जाए तो डायरेक्ट निकल रहा है यहाँ पे. ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर दिख रहा है तो यहीं पर कर लेते हैं. अ मैन लीव्स होम फॉर अ साइकिल राइड and come back home after half an hour ride covering a distance of 1 kilometer. What is the average velocity of the ride? Okay, अच्छा क्वेश्चन है. मेरी स्माइल आपको बता रही होगी कि लैंग्वेज इतनी टिपिकल देने की जरूरत क्या थी जब डिस्प्लेसमेंट 0 होना था. ओके, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टेकन टाइम. राइट, यहां से उसने स्टार्ट करी है जर्नी और राइड करके फिर वापस घर पर आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया. और जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 0 रहने वाली है, यानी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. द आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट वाले के मुझे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं बट मुझे तो 4 के 4 ऑप्शन चाहिए. तो भाई मैं तो पूरे क्वेश्चंस देखूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ. ठीक है, अभी 1 न्यूटन के बारे में बात कर रहे हैं. 1 न्यूटन वैसे पता होगा 1 न्यूटन इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट अगर नहीं पता तो फोर्स की यूनिट होती है ना न्यूटन. राइट, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो दिस इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऑप्शन है? बिल्कुल है, ए वाला ऑप्शन ऐसा ही है, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया. बिल्कुल ठीक है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट डज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल शो इन अ ग्राफ इंडिकेटेड. आपके पास ग्राफ गिवन है और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जाने वाला है ना. डिस्प्लेसमेंट, ओके सॉरी, ये टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है. आपको इस डिस्प्लेसमेंट को रीड करना है, डिस्प्लेसमेंट से निकालना है कि ऑप्शन में कौन सा वाला करेक्ट है. मतलब क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. इट indicate that the particle start with a constant velocity and is accelerated. It indicate that the motion is retarded and the particle stop. तो look at this. तो सबसे पहले हम इसी ग्राफ के बारे में बात करते हैं. ठीक है, जब हम इस ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक स्टेटमेंट अगर यहाँ पर देखा जाए, कौन सा वाला, सॉरी स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ग्राफ, ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट हुआ और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया. डिस्प्लेसमेंट सेम का मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में सेम हुआ है, मतलब कि यहाँ पर पार्टिकल स्टॉप हो गया, रुक गया. तो रुका हुआ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इसलिए वी विल गो विद आवर ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? वी विल गो विद ऑप्शन डी. डन है, डन. ओके, आगे बढ़ते हैं. सारे ऑप्शंस तो देखे जाए तो रिलेट ही कर रहे हैं. कांस्टेंट वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक्सेलरेशन का भी यूनिफॉर्म में ही जाएगा. ओके, और वो दोनों ही नहीं है, ये यहाँ पर आ गए हम लोग. राइट, चलिए अब हम आ गए हमारे 26 क्वेश्चन पर. तो लुक एट दिस 26 क्वेश्चन. 26 क्वेश्चन क्या कहता है एक बार रीड कर लेते हैं. एक फोर्स है एफ एक्ट, एफ अलग है, हाँ एक्ट अलग है, बिटवीन 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू दैट इज प्लेस इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. ओके, अ थर्ड स्पेयर ऑफ अ चार्ज क्यू इज प्लेस बिटवीन दैम. What is the magnitude and a force experienced by the third charge? Okay, सबसे पहले ये एक चार्ज था प्लस क्यू, ये एक चार्ज था माइनस क्यू. हमने लेट कर लिया था इसका डिस्टेंस आर ले लेते हैं, फॉर्मूले में आ रहे, और यहाँ कहीं इन बिटवीन हमने क्यू प्लेस कर दिया, इसको r/2 ले लेते हैं. फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट होता है दोनों चार्ज. तो पहले इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेते हैं. वो फोर्स को नाम दे दिया F1. तो दिस इज क्यू अपॉन
r/2 का स्क्वायर, ये प्लस है ये, तो दिस इज r²/4, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर सेकंड वाले फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज k, और इसमें एक चार्ज है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, अपॉन r²/4, ये आ गया। मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -4 k² अपॉन r², तो ये तो फोर्स हो गया। मतलब अगर मैं जनरल फॉर्मूला लगाती फोर्स का, तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, दिस इज q1 q2 अपॉन r²। तो मतलब ये वाला जो मेरा F1 आया है, F1 इज इक्वल टू 4F, ठीक है, और F2 इज इक्वल टू आया है -4F, ओके, -4F आया, बिल्कुल -4F आया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो टोटल फोर्स क्या करेंगे, दोनों को उठाकर प्लस कर देंगे, और मैंने दोनों को प्लस किया, मैग्नीट्यूड टोटल फोर्स इज इक्वल F4 + 4 यानी कि 8F। 8F इज एन ऑप्शन, ये रहा 8F, एज वेल एज ये नेगेटिव था, मतलब डायरेक्शन किसकी तरफ जा रहा है, नेगेटिव वाले चार्ज की तरफ जा रहा है, ओके। वैसे भी चॉइस नहीं है हमारे पास ऑफ कोर्स, और हमारा आया भी नेगेटिव है, ठीक। चले, अच्छा क्वेश्चन है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड टू द सिस्टम, इट्स मोमेंटम, ओके, किस पर जाएंगे, वो हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, हम उस पर जाएंगे। और न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल फोर्स। तो अगर फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो मोमेंटम को यहाँ पर, अच्छा वी आर से एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, बट मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि बॉडी में मोशन पॉसिबिलिटीज है, यानी हम यहाँ पे जीरो ना बोलकर कांस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि वेरिएशन फैक्टर जो फोर्स है वो बाहर से आ ही नहीं रहा, लुक एट कि आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम इसको रिमेन कांस्टेंट करेंगे। बट अगर मैं यहाँ पर बोलती ना कि ये जो फोर्स है ये जीरो हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम था वो जीरो हो जाता न्यूटन सेकेंड लॉ से। चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करती हूँ, नहीं तो फिर मैच होएगा। 29 क्वेश्चन पर आ चुके हैं, मार्क कर दिया मैंने 28 वाला, नहीं हम लोगों ने भी 27 ही करा है, सॉरी। अब लोग आए हैं हमारे 28 क्वेश्चन पर, और 28 वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ अ काइट दैट इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ स्काई, मतलब पतंग तोड़ाई होगी, है ना। तो जब पतंग उड़ाते हैं ना, वो जो स्टेशनरी हो जाती है, आप मूवमेंट नहीं दे रहे, अपने हैंड से फोर्स नहीं दे रहे, सिर्फ थ्रेड है, वो स्टडी होकर ही अपने आप घूम रही है। तो वहां पर बात करें, तो जब भी वो स्टडी होकर घूम रही होगी, तो जो नेट फोर्स उस पर लग रहा होगा दैट इज जीरो, ओके, बिकॉज इट इज नॉट अप्लाइंग बाय इट। हाँ, थ्रेड्स के थ्रू अप्लाई हो रहा है, बट नेट फोर्स जीरो होगा। इनिशियल फोर्स है बट नेट फोर्स जीरो है। स्टडी में, स्टेशनरी में हमेशा हम नेट फोर्स जीरो ही लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, इफ अ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, देन द लीनियर मोमेंटम विल बी, ओके, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। और अब जो न्यू मास है वो पुराने वाले मास का डबल हो चुका है, और जो न्यू वेलोसिटी है वो पहले वाली वेलोसिटी की हाफ हो चुकी है। तो मैंने फिर P डैश लगाया इसको, दिस इज 2m इंटू v/2, ये से कैंसिल, एंड दिस इज P, यानी सेम, रिमेन द सेम। कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लीनियर मोमेंटम हमें गिवन है, दैट इज 20 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस मोमेंटम इज 250, मैंने 25 रीड कर दिया भाई, 250 है। और ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी है 5, फिर वेलोसिटी ले ली 5। अच्छा, डिफरेंसेस देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये ग्राम के बाद सेंटीमीटर में है, और वेलोसिटी जो हो गई वो 5 मीटर में, मतलब ये जोल करने वाला है, हम जोल करने नहीं देंगे, हम इसको अपॉन 100 कर देंगे यहीं पर, और ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, हो गया ना भाई, चलो डन। अब हमें क्या निकालना है, मास। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू mv, तो मास इज इक्वल टू दिस 250 अपॉन 0.05, ये तो और बढ़ गया, केजी में नहीं आएगा, अच्छा ग्राम में आएगा। देख लेते हैं आंसर क्या कहता है, दिस इज 2055 एंड दिस इज 123, दिस इज इतना ग्राम, ये इतना ग्राम हमारा आ रहा है, यानी कि 5 kg। डज द 5 kg इज एन ऑप्शन, बिल्कुल है, इट इज इन अ बी ऑप्शन, डन। देखो अगर हम इसमें थोड़ा जल्दबाजी करते क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंसेस हो जाता है। और कमाल पता है क्या है, यूनिक, कि ऑप्शन में भी आ रहा था 0.5 ग्राम करके, मतलब अगर नहीं करते तो भी आपका ऑप्शन में आता, ऑफ कोर्स रॉन्ग होना था। दैट्स इट, ये थे 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का सेट था।
सॉल्व करा, आपको प्रॉपर फॉर्मूला बताया। हाँ, बीच बीच में आपको कैलकुलेशन मैथ्स लग रही होगी क्योंकि मैं फॉर्मूले पर फोकस करी थी, कैलकुलेशन हर कोई अपनी वो शॉर्ट ट्रिक के साथ यूज करता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल टाइप, हर टॉपिक में से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं आ सकते, जिसमें से भी आ सकते हैं वो हमने कलेक्ट करें फॉर यू, जो हेल्प मिलेगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और पेपर और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू एंड जय हिंद।